ये एनिमे हमारा नहीं है और इस एनिमे को हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जहाँ पे एक आइलैंड पे बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं और उसके सामने खड़ी शिप के अंदर खड़े हुए आदमी कहते हैं कि क्या हमें इन पे अपने हथियार यूज करने चाहिए, जिस पे उनके कैप्टन कहते हैं कि हमारे हथियार इन पे नाकाम रहेंगे, इनका कोई सामना कर सकता है तो वो हैं हंटर्स। और तभी हमें दिखाए जाते हैं हंटर्स, जो कि लाल कलर की बहुत सारी चींटियों की आर्मी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उन हंटर्स का कोई भी अटैक उन चींटियों पे काम नहीं कर रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि चींटियों का पलड़ा भारी होने लगता है और वो बहुत सारे लोगों को मारने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो मरने ही वाला होता है कि तभी उसको एक आदमी आकर बचा देता है और उसके बाद अपनी बुक से हीलिंग मैजिक को यूज करके उसको हील भी कर देता है। और उसके बाद हमें 2 और बंदे दिखाए जाते हैं, जिसमें एक के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली स्ट्रेंथ और दूसरे के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है और ये दोनों मिलकर उन चींटियों की बैंड बजा देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों एस रैंक के हंटर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। और तभी उन पे एक अलग ही रंग की चींटी हमला कर देती है जो कि व्हाइट कलर की होती है और उसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि ये तो लग ही नहीं रहा कि ये बॉस है, मुझे लगता है कि ये शायद उनकी कमांडर होगी। और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस व्हाइट चींटी की भी टाइम फिश कर देते हैं और वो मर जाती है। लेकिन तभी उन पे व्हाइट चींटियों की झुंड का हमला हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भी जोश में आ जाते हैं और अपनी फुल पावर के साथ उन पे हमला करने लग जाते हैं। और तभी हम वहां से दूर एक शहर का सीन देखते हैं, जहां पे भी उन्हीं चींटियों का आतंक मचा होता है और वो सभी लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और तभी कैप्टन जोई अपने फायर अटैक से उन पे हमला करते हैं, जिससे सारी लाल चींटियां मर जाती हैं लेकिन सफेद वाली नहीं मरती। जिसके बाद उन दोनों टीम्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हमें इस सब की शुरुआत के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि तकरीबन 10 साल पहले शहर में अलग अलग जगह पोर्टल्स खुलने लगे और उन पोर्टल्स की दूसरी तरफ थे डेविल्स और उन पे किसी भी तरह के ह्यूमन हथियारों का कोई भी असर नहीं होता था। जो उन्हें मार सकते थे उन्हें नाम दिया गया हंटर्स और इन हंटर्स को अलग अलग रैंक में क्लासीफाई किया गया, जो कि थे SABCDE। और हाँ, इन्हें क्लासीफाई इनकी मैजिकल एबिलिटी के हिसाब से किया गया। अगर एक बार ये मैजिकल एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाएं, चाहे फिर वो इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो और ज़्यादा ताकतवर बिल्कुल नहीं बन सकता। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक पोर्टल खुल चुका होता है और वहां पे रेड करने के लिए हंटर्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। और तभी वहां पे एक इंसान आता है जिसका नाम है पाक। वो भी रेड करने के लिए आया होता है और वो बताता है कि उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो यहाँ पे रेड करने के लिए आया है, क्योंकि रेड करने से उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वैसे मुझे काफी डर लग रहा है, इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। हालांकि मैं पहले भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर जिनवू आ चुके हैं और उनको देखकर सभी लोग उनको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। और जिसे देखकर पार्क अपने दोस्त किम से पूछता है कि क्या ये कोई बड़ी तोप है क्या, जो सभी लोग इसको इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। जिस पे किम कहता है कि इसका तो एग्जैक्टली उल्टा है, ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। और जब वो उस चीज का कारण पूछता है तो वो बताता है कि एक ई रैंक की छोटी सी लड़ाई ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और इसी कारण ये यहाँ का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। और जिन भी उनकी ये बातें सुन लेता है और थोड़ा सा निराश हो जाता है। और लेकिन तभी उसको कोई बुलाता है और उसके सामने उसकी दोस्त होती है जूही और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी चोट कैसे लगी, और मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज भी थे। जिस पे जिम बताता है कि जिस ई रैंक की गुफा में वो गया था वहाँ पे उसे ही सिर्फ चोट लगी और वो ही हॉस्पिटलाइज हुआ और वहाँ पे कोई भी हीलर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ऊंची रैंक के थे। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? कोई बात नहीं, कमजोर मैं हूँ, ये मेरी गलती है। और उसके बाद वो सभी लोग रेड के लिए तैयार हो जाते हैं और पोर्टल के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनके इस रेड को लीड कर रहे हैं मिस्टर सॉन्ग, जो कि बहुत ही काबिल हंटर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूही भी उसको कॉन्फिडेंस देते हुए पोर्टल के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि हमारे जिम के पास सिर्फ एक ही चाकू होता है, जिसके अंदर भी ना के बराबर मैजिक होता है, क्योंकि हमारे जिम के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो किसी भी तरह का हथियार खरीद सके और कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। और ये कहकर वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है।
जिसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के कैप्टन मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए होते हैं और वो बताते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल उन्हें दे दिए जाएं। दरअसल उन पोर्टल्स की दूसरी तरफ रहने वाले मॉन्स्टर को मार के ये क्रिस्टल मिलते हैं, जिनसे हंटर पैसे कमाते हैं, जिन्हें साथ में मैजिक जेम्स भी कहा जाता है। और वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिनवू ने एक डेविल को मार के एक जेम इकट्ठा कर लिया होता है और वो उसे देखकर खुश हो रहा होता है कि तभी उस पे एक और डेविल हमला कर देता है। जिसके बाद जिम्बू उससे बचकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो चाकू है वो वहाँ पे टूट जाता है और उसके बाद वो डेविल उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर देता है। जिसके बाद पार्क आके उसको बचाता है और जिन दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और पार्क जूही को उसका ख्याल रखने कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जूही आकर उसको हील करने लगती है और जिनवू देखता है कि उसके साथी बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से हरा रहे होते हैं। हाई रैंक डीमंस को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं, जिनसे और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। और साथ में डंजन्स में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, जो कि इतने ताकतवर नहीं होते। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है वो इन क्रिस्टल का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंट और पोल्यूशन फ्री रिसोर्सेज की तरह करना चाहती है और इनकी गवर्नमेंट भी इसी कोशिश में लगी है कि इन क्रिस्टल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें। और वहाँ पे हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पे उन्होंने सारे के सारे डेविल्स को मार दिया होता है और उनका मिशन भी पूरा हो चुका होता है, लेकिन उन्हें बहुत ही कम जेम्स मिलते हैं जिससे उनके इतने पैसे नहीं बनेंगे। और वहाँ पे हमारे जिम्बू के पास सिर्फ एक ई रैंक का क्रिस्टल होता है जिसके बहुत ही ज्यादा कम पैसे बनते हैं। और फिर जूही जिम्बू को हील करते हुए पूछती है कि आखिर वो ये हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पे एक और गुफा मिल जाती है, यानी कि डंजन के अंदर एक और डंजन, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। इसलिए जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी हंटर एसोसिएशन को देनी चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर्स कहते हैं कि हमें इस गुफा के अंदर जाके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देना चाहिए और इससे हमें और क्रिस्टल मिल जाएंगे जिससे हम और पैसे कमा सकते हैं। वैसे भी ये एक डी रैंक की गुफा है तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद उनके लीडर वोटिंग का सुझाव देते हैं और सभी लोग वोटिंग करने लग जाते हैं और आधे लोग इस बात से सहमत होते हैं और आधे नहीं। जिसके बाद सिर्फ अपने जिनवू का वोट बचता है, जिसके बाद सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि वो हाँ कहेगा कि ना। जिसके बाद जिम्बू अपने बारे में बताता है कि उसके पिता लापता है, इसलिए वो घर में कमाने के लिए अकेला है और उसकी माँ भी बीमार रहती है और उसकी बहन की शादी के लिए भी उसको पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो इतना खतरनाक काम कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही होगा, मैं तैयार हूँ। हंटर एसोसिएशन में इनको भर्ती होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जिससे इनकी पावर को आइडेंटिफाई किया जाता है और इनकी पावर के हिसाब से ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। और फिर अलग अलग कंपनीज इन लोगों को हायर करती है और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। और कैप्टन चोई भी ऐसी ही एक गिल्ड के मास्टर हैं और वो अपने आदमी को कहते हैं कि वो टैलेंट देखकर ही एम्प्लॉयज को हायर करें, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। और उनकी गिल्ड में चाहीन नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और तभी हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के वहां से भाग रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि चाहीन होती है, जो कि एस क्लास की हंटर है, जो उनको उछलते हुए उनसे फर्श छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद चाहीन उस औरत का फर्श उसको वापस कर देती है और चाहीन के इतने सुंदर और एस क्लास की हंटर होने के कारण वहाँ पे भीड़ जो है वो इकट्ठा होने लगती है और जो हमारी चाहीन है वो उन भीड़ को देखकर थोड़ी सी शर्माने लगती है और अपनी टोपी नीचे करके उछलते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर्स की टीम डंजन में आगे बढ़ रही होती है और जो हमारा जिनवू है वो जूही से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसको भी अंदर आना पड़ा। जिसके बाद जूही उसको बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है क्योंकि इतने ज़्यादा चोटिल होने के बाद भी उसने यहाँ पे आने के लिए हाँ कर दी। अगर उनकी टीम में कोई हीलर ना हो तो जिनवू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिसे सुनकर जिनवू जूही से माफ़ी मांगता है। जिसके बाद जूही उसको सॉरी के लिए अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहती है, जिसपे जिनवू शर्माने लगता है। जिसके बाद गुफा के आखिरी शोर पे उन्हें बहुत ही बड़ा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए लोगों को बता रहे होते हैं कि 10 सालों के बाद भी वो इन पोर्टल्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते। जो लोग इन रेड्स के आदी हो चुके हैं वो भी इन रेड्स को हल्के में नहीं लेते, तो तुम लोगों को भी नहीं लेना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना, डरना जरूरी है। और फिर वो हंटर्स दरवाजे को खोल के एक बहुत बड़े हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी होती हैं जो देखने में करोड़ों साल पुरानी लगती हैं। और उसी हॉल के बीचों बीच एक मूर्ति रखी होती है जो किसी तरह के सिंहासन पे बैठी हुई होती है और उन्हें इतना ढूंढने पर भी वहाँ पे कोई भी तरह का डेविल नहीं मिलता। लेकिन जमीन के ऊपर एक मैजिकल सर्कल बना हुआ होता है और तभी वो देखते हैं कि एक पुतला अपने हाथ में कुछ लेकर खड़ा होता है जिसे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं।
और कैप्टन इसको पढ़ते हैं और बताते हैं कि इस जगह का नाम है कैटनोन टेम्पल और जो भी लोग यहाँ पे पहले आते हैं उनको पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और तभी जूही डरते हुए जिन्बू को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक मूर्ति की आंखें हिलती हुई देखी और उसी वक्त वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अभी ये सब लोग यहाँ पे फंस चुके थे और तभी एक आदमी यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे की ओर बढ़ता है और उस दरवाजे को हाथ लगाता है कि तभी उसके पास वाला स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को उड़ा देता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे एक स्टैचू हिल सकता है तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे स्टैचू जिंदा हों। और ये देखकर जिन्बू भी डर जाता है और वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर भी पल भर में मारा गया तो उस जैसा ई रैंक के हंटर का यहाँ पे क्या होगा। और इसका मतलब है कि जूही सच बोल रही थी। और जब जिन्बू पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उस मूर्ति की आंखें सच में हिल रही होती हैं। और फिर जिन बताता है कि वो अपनी पहली रेड में ही बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था और हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा था और एक बार तो वो अपनी टीम से अलग हो गया था और उसके बाद वो भूल भुलैया में भूखे ही मरने वाला था। चाहे डंजन्स कितना ही लोअर रैंक का हो वो हमेशा अपने आप को मौत के मुंह में पाता था। बाकी के हंटर्स उन क्रिस्टल को बेच के नए हथियार खरीद लिया करते थे जिनसे वो और भी ज्यादा शिकार करते थे, लेकिन जिन्बू के पास सिर्फ एक ही चाकू था और उसके भी टूट जाने पर वो निहत्था हो गया था और उसके शूज भी फट चुके थे। जिन्बू हमेशा सरवाइव करने के लिए अपने आसपास की चीजों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वह एक एक बारीकी पे हमेशा ध्यान रखता है और जो उसने एक डेविल मारा था वो भी उसने पीछे से वार करके मारा था। तभी एक मूर्ति की आंखें चमकने लगती है जिसे जिन्बू ऑब्जर्व कर लेता है और सभी को झुकने के लिए कहता है। तभी उस मूर्ति की आंखों में से आग निकलती है जिनसे एक हंटर जलकर राख हो जाता है, जिसे देखकर बाकी सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जिन्बू और जूही दोनों ही बच चुके होते हैं। और जिन्बू मन ही मन सोचता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यहाँ के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, शायद मैं भी मरने वाला हूँ।